सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, और नए लेक्चर के साथ ही नया चैप्टर भी है ना। तो ये चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हमें पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। देखो, वर्क को डिफ़ाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर बुक की लैंग्वेज की बात की जाए तो वो कहता है वर्क इज़ सेड टू बी डन वेन एवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा हो, साथ ही साथ एंड द बॉडी मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस, यानी बॉडी मूव करे। अगर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर ज़ीरो है तो वहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर इसका सबसे सही तरीके से डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये है, वर्क इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी बात ये कही जा रही है कि अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनका जो रिजल्टेंट होगा, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? वर्क। मैंने आपको पहले बताया भी है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट क्या आ जाए? स्केलर, तो वो कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। यानी फोर्स डॉट एस या डी भी लिखते हैं कहीं, इज इक्वल टू डब्लू। ये हो गया वर्क डन। अगर स्पेंड करके लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जाता है बुक में, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब ज़रा यूनिट की बात कर ली जाए, यूनिट क्या होगी? देखो, फोर्स की यूनिट होती है यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? यूनिट की, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर में। तो एक यूनिट तो हो गया इसका न्यूटन मीटर, और दूसरा यूनिट हो सकता है, इसको कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। ये जो यूनिट का सिस्टम है ये है एसआई यूनिट सिस्टम। क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम। उसी तरीके से अगर आप सीजीएस यूनिट सिस्टम की बात करें तो फोर्स को सीजीएस में क्या लिखते हैं? यूनिट, डाइन। ये होता है DYNE, है ना, डाइन। तो ये हो गया डाइन, और इसका क्या होता है? सेंटीमीटर। यानी इसका यूनिट हो गया डाइन सेंटीमीटर, और कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं? अर्ग। तो ये सिस्टम हो गया किसमें? सीजीएस में। याद रहेगा, न्यूटन मीटर और जूल एसआई यूनिट सिस्टम में, डाइन सेंटीमीटर और अर्ग किसमें? सीजीएस में। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा? कैसे बता? एक बात बताओ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? 10⁵। वेरी गुड। तो 10⁵ और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? हाँ, 100 यानी 10⁻²। तो कितना आ गया? 10�7 अर्ग। यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10�7 अर्ग। क्लियर? एक चीज़ और समझिए। अच्छा, इसका डायमेंशन फाइंड किया जाए तो क्या होगा? डायमेंशन फोर्स एफ का डायमेंशन क्या होता है भाई? हाँ, ये होता है MLT-2, और डिस्टेंस का L, यानी ये हो जाएगा ML²T-2। ये किसका हो गया भाई? ये डायमेंशन हो गया वर्क का। क्लियर? अब ज़रा वर्क के कॉन्सेप्ट को सीखो ज़रा, कि आखिर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे होगा। एक केस मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी से ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये लगा एक ब्लॉक, इसका मास m है, और इस पर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, वो है 10 न्यूटन। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ s, वो दिया हुआ है 5 मीटर। इसके बीच में फ्रिक्शन भी है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है 0.2। ठीक है, पूछ रहा है वर्क डन बताइए, वर्क डन।
देखो वर्क डन जब भी पूछेगा ना अलग अलग फोर्स के थ्रू पूछेगा, हर फोर्स का वर्क डन बराबर नहीं होता। कभी कभी क्या होगा, ज़ीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो जब भी वर्क डन पूछा जाए तो आप ये चेक करिए कि किस फोर्स के थ्रू पूछ रहा। जैसे देखो अगर मैं इसका FBD ड्रॉ करूँ, ठीक है, FBD, तो यहाँ पर से एक रिएक्शन फोर्स निकलेगा ऊपर R, नीचे क्या होगा mg, और इस डायरेक्शन में अपोजिट क्या हो जाएगा Fs, फ्रिक्शन फोर्स, जिसे म्यू कहते हैं। 4 फोर्स हो गए। मैं चारों फोर्स का आपको वर्क डन कैलकुलेट करके सिखा रहा हूँ। पहला ले लेते हैं फोर्स, ये F की वजह से कितना हुआ। तो देखो एक बात समझना, हमेशा जो फोर्स लेना वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाले लेना। कैसे लोगे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा Fs cos थीटा। F की वैल्यू कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5। एक बात बताओ, F और S के बीच में एंगल कितना होगा 0। इधर ही साइड तो गया F और इधर ही साइड डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो सब क्या हुआ, मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही। यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। भाई तुम पहले यहाँ थे, तुम पर एक फोर्स लगा के आगे धक्का दे दिया गया, तुम यहाँ पहुँच गए, तो कितना डिस्प्लेस हो गए 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया cos 0, यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ हो जाएगा 50 जूल या न्यूटन मीटर। कभी कभी आपको इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर सेम डायरेक्शन में है तो। बात समझ में आ रही, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू बनाती जाएगी। चलो दूसरा फोर्स बात करते हैं, ये R की बात करते हैं, R के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा Fs cos थीटा। फोर्स कितना है R, मान लो R हमें भी निकाला नहीं, रख देंगे। और S कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं कहता हूँ चलो 5 है। अब बताओ एंगल कितना है 90, cos 90 0, तो 0, यानी R के थ्रू कोई वर्क नहीं किया गया। अच्छा आ जाओ तीसरा mg ले लेते हैं। तो mg है ना, फोर्स हो गया, वैल्यू बाद में रख लेंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 5 इंटू cos 90 फिर होगा, फिर क्या हो गया 0। चौथा देख लो, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर देखो वर्क डन Fs इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 इंटू कॉस, बताओ कॉस कितना होगा, वेरी गुड 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस में। अच्छा चलो Fs भी निकाल लो, क्या होगा म्यू आर, यही निकालते हैं, क्या होगा म्यू आर इंटू 5 इंटू -1, म्यू की वैल्यू, अच्छा वो भी वैल्यू रख लो, R इज इक्वल टू mg होगा ना, तो म्यू mg माइनस इंटू 5, म्यू की वैल्यू 0.2, m की वैल्यू गिवन नहीं है, चलो m भी दे देते हैं 10 kg, ये हो गया 10 kg, g 10 ले लिया इंटू 5, कितना आ गया भाई, ये हो गया सीधे सीधे 2 20 100 ना, देख लीजिएगा -100 जूल। इसका मतलब वर्क डन माइनस में भी आएगा, हाँ वर्क डन पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। अब ज़रा इस चारों के एनालिसिस करते हैं, सीखो ज़रा। एक बात तो ये समझ में आई कि फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट अगर वर्क डन डिस्प्लेसमेंट है तो वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव आएगा। जैसे फ्रिक्शन वाले में डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लग रहा था, ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बन रहा तो वहाँ पर वर्क डन 0 होगा। लोग इसी को बेस बनाकर कहते हैं कि कूली जो सामान लेके जाता है उसका वर्क डन 0 होता है, गलत कहते हैं। भाई कूली पर सिर्फ एक फोर्स थोड़ी लग रहा है, कूली पर जो उसने बोझ उठाया है उसका वेट है नीचे mg,
और वो आगे चला गया, तो कहते भाई mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे चल रहा है, इसलिए एंगल हो गया 90, वर्क डन 0। तो पैसे मत दो उसको, मारेगा पटक पटक के, कह रहे बोझा उठा कर ले गए हैं, वो कैलकुलेट करके दिखाएगा, कह के देखो हम जो चल रहे हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, किधर है, पीछे, कूली आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो क्या वहाँ पर वर्क डन आएगा, आएगा, निगेटिव में आएगा। तो उसका वर्क डन 0 नहीं होता, बल्कि जो वेट लगाया है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके थ्रू अगर वर्क डन निकालोगे तो वो 0 होता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू तो वर्क डन होता है ना, इसलिए उसकी एनर्जी लॉस होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? मतलब नेगेटिव होता है। हाँ नेगेटिव होता है। तो सर कूली को हमको पैसे देने नहीं, नेगेटिव का मतलब ये है कि उसने काम किया, आपने उस पर काम नहीं किया, बल्कि उसने काम किया। अब ये भी समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। अगर किसी चीज़ पर आप बाहर से फोर्स लगा कर डिस्प्लेसमेंट करते हैं बाहर से, तो क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और अगर उस सिस्टम ने फोर्स लगा करके एक वर्क किया, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो कूली क्या करता है, खुद मेहनत करता है, इसलिए उसका वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसलिए पैसे आपको उसे देने हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, तो बात आधी करेंगे तो गलत होगा, बात पूरी कीजिए। किस फोर्स के थ्रू आप वर्क डन कैलकुलेट करने, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नए केसेस समझते हैं। आइए कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पुल्ली का न्यूमेरिकल लिया था हमने, ऐसे इसमें भी क्या करते हैं, एक हमने यहाँ पर एक छत है और यहाँ से एक पुल्ली लगी हुई है, इस पुल्ली से एक मास इधर की तरफ है और ये है m1, और इधर की तरफ एक मास है और ये है m2। m1 आपको गिवन है 20 kg एंड m2 गिवन है 10 kg। ये m1 जो है नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, और m1 ने क्या किया कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो नीचे आया, और डिस्प्लेसमेंट जो कह रहा है वो हुआ है 5 मीटर। ये कितना आया, 5 मीटर नीचे आया, तो ये क्या गया होगा, 5 मीटर ऊपर गया होगा। कह रहा है वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, किसके थ्रू, वर्क डन जो कैलकुलेट करना है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, m1g का अलग, m2g का अलग, यानी वर्क डन बाई m1g, m2g एंड t। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है ना, प्रॉब्लम। चलो एक न्यूमेरिकल मैं कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद सेम न्यूमेरिकल दूंगा अलग डाटा के साथ, आप लोग करिएगा। अब देखो सबसे पहली बात देखो कि जो वर्क डन होता है उसमें दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा। यहाँ पर अगर m1 की बात करें तो m1 पर जो m1g है वो किधर लग रहा है, नीचे, यानी वो लग रहा है इधर नीचे की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, इसका FBD ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी लगे। चलो ये लगा m1g, और m1 का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे ही। अगर मैं इसके थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी मैं कर रहा हूँ W1, तो यहाँ फोर्स कितना हो गया, m1g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, और कॉस थीटा। m1 की वैल्यू कितनी है 20, g हमने 10 ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5, और कॉस कितना होगा 0। कहाँ 0 क्यों होगा, 0 क्यों होगा, देखो यहीं सोए नहीं है। मैं कहता हूँ क्लास में 50 ग्राम यहीं रखो, बाकी टहलते रहो। ये 50 ग्राम ही ननिहाल ससुराल टहल रहा, और तुम यहाँ बैठो, कोई फ़ायदा थोड़ी यहाँ बैठने का। फिर भाई वेट नीचे की तरफ लगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे है, मैंने बताया ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। यहाँ से देखिए कितना हो गया, 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000 न्यूटन। ये किसके थ्रू वर्क डन किया गया, m1g का, एक आ गया। अगर तुम m2g की बात करो तो
M2G में वेट किधर लग रहा है? नीचे। ये है M2 और ये है M1। अगर इसके थ्रू तुम वर्क डन कैलकुलेट करो तो यहाँ पर फोर्स लोगे M2G, डिस्प्लेसमेंट S, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अगर ये 5 मीटर नीचे आया है तो जाहिर सी बात है ये भी 5 मीटर ऊपर गया है। इनटू कॉस, कहाँ एंगल बताओ कितना होगा? हमजा तुम बताओ। 0। ये देखो कितना होगा ये? 180। वेरी गुड भाई। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? ऊपर, और लेकिन इसका वेट तो अभी भी नीचे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180। यहाँ से देखिए M2 10, G 10, S 5 और cos 80 की वैल्यू -1। 100 इंटू 5, 500 माइनस जूल, सॉरी ये मैंने न्यूटन लिख दिया था, जूल होगा। ये हो गया W2। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स M1 पे लग रहा है उसके थ्रू किया गया वर्क डन है 1000 जूल, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रहा है उसके थ्रू किया गया वर्क डन कितना है? -500 जूल। ये तो बात इन दोनों की आ गई। अब सवाल पैदा हो गया टी के थ्रू कितना वर्क डन किया गया। टी तो पहले टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टी कैलकुलेट करने के लिए मैंने मेथड बताया हुआ है, FBD ड्रॉ कर दिया, इक्वेशन बनाओ। तो देखो इसी में चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, है ना। या चलो अलग से बना लेते हैं ताकि तुम्हें आसानी लगे। इसका वेट नीचे M1G, ऊपर क्या होगा? T। अब बताओ ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? M1 नीचे, A एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा होगा, तो ऊपर क्या लगेगा? M1A। यहाँ से इक्वेशन बन गया T प्लस M1A इज इक्वल टू M1G। T की वैल्यू पता नहीं, M1A 20A इज इक्वल टू 20 इंटू 10, तो T प्लस 20A इज इक्वल टू 200। इक्वेशन फर्स्ट सही है। सेकंड की बात करते हैं, इसका FBD ड्रॉ कर दो यहाँ पर। तो ऊपर T, नीचे M2G। ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बता चुका हूँ। ये नीचे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सेलेरेशन A से, तो नीचे की तरफ MA लगेगा, ये लगेगा M2A। तो इसका इक्वेशन बनाइए, T माइनस M2A माइनस M2G इज इक्वल टू 0। या आप इसको इधर भी रख सकते थे। तो यहाँ पर T माइनस M2 10, A माइनस M2 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो T माइनस 10A इज इक्वल टू 100। इक्वेशन सेकेंड। क्या करना चाहिए? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ले आओ साथ में। तो ये फर्स्ट वाला यहाँ ले आते हैं, T प्लस 20A इज इक्वल टू 200। क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, तो माइनस 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 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? -30A इज इक्वल टू -100, माइनस माइनस कैंसिल, तो A आ गया 10/3। सही है, उधर ले जाएंगे 0 कट जाएगा, 10/3। हमें क्या चाहिए? T चाहिए ना, किसी इक्वेशन में रख दो। तो T प्लस 20A में रख देते हैं, 20 इंटू A 10/3 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से आ गया 200/3 इज इक्वल टू 200, उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 200 माइनस 200/3, 3 LCM ले लिया, ये हो जाएगा 600 माइनस 200, कितना आ गया? 400/3। सही है, समझ में आ रहा है ना। अब टारगेट ये नहीं था, टारगेट क्या है? कैलकुलेट करना वर्क डन। अब देखो T तो दोनों जगह काम कर रहा है ना, इधर भी ऊपर लग रहा है, इधर भी ऊपर लग रहा है। तो मान लो मैं T1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, WT1 यानी वर्क डन थ्रू द टेंशन 1, यानी बॉडी 1 में जो टेंशन है। एक बात बताओ, इसमें इस वाले में ये रहा T फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू कॉस थीटा। बताओ T की वैल्यू कितनी है? 400/3। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। अब बताओ एंगल कितना होगा इस वाले में T और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 180। T इसमें भी ऊपर लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे है, तो यहाँ होगा cos 180। ठीक है, तो 400 ये हो जाएगा 2000/3
ये माइनस में होगा तो -2000/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? WT1 की, जूल। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, WT2 निकालेंगे तो हम, यानी सेकेंड मास पर टेंशन के थ्रू किया गया वर्क डन। तो फॉर्मूला वही है, T इंटू एस इंटू कॉस थीटा। भाई T की वैल्यू 400/3 और S वही है, लेकिन एंगल बताओ। एंगल 0, क्योंकि T ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो यहाँ हो गया cos 0, यानी कि ये लिख दो cos 0। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2000/3, सेम वर्क डन आ रहा है, सेम वर्क डन। देखो एक पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा नेगेटिव, तो इसका मतलब अगर मैं नेट वर्क डन निकालूं टेंशन का, नेट वर्क डन विथ थ्रू द टेंशन, वो कितना होगा? 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें कैलकुलेट की। एक तो मास m1 पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m1g, उसके थ्रू किया गया वर्क डन ये होगा। मास m2 पर लगने वाला m2g, उसके थ्रू किया गया वर्क डन ये होगा। और फिर मुझे t के थ्रू कैलकुलेट करना था, तो मुझे t निकालना पड़ा, FBD ड्रॉ करके इक्वेशन बना के t निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाला, फिर t निकाला। अब उस t के थ्रू इस m1 पर t लग रहा है, उसके थ्रू वर्क डन, m2 पे t लग रहा है, उसके थ्रू वर्क डन। देखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट निकाला तो वो 0 हो गया। क्लियर, समझ में आया? नोट कीजिए, फिर नया न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप ट्राई कीजिए। तो हम लोगों ने 2 केसेस पढ़ लिए, ध्यान दीजिए भाई, 2 केसेस पढ़ लिए। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करना है, और दूसरा मैंने आपसे सिखाया पुल्ली के थ्रू भी। तीसरा केस ले लेते हैं जिसमें वेज का केस होगा, यानी इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक ब्लॉक ये रखा हुआ है m मास का, और यहाँ पर एंगल है थीटा। तो मैं इसको यहाँ ना रख करके यहाँ रख लेता हूँ ताकि FBD ड्रॉ करने में आसानी रहे, बस, और कोई बात नहीं है। एक्चुअल में ये जो मास था पहले यहाँ था और मोशन करते हुए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसमें फ्रिक्शन भी है ना। अब अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात की जाए तो देखो कैसे होगा। इसका वेट नीचे ऐसे लगता है ना mg, और रिएक्शन ऐसे निकलता है r, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, चूँकि ये लेफ्ट में इधर नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा, अपोजिट में ये होगा Fs। अगर यहाँ पर वर्क डन किया जाएगा सारे फोर्स के कैलकुलेट थ्रू किए, तो देखो कैसे होगा, समझना। देखो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहा, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर मैं FBD ड्रॉ कर लूँ पूरा, पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस को ले आओ, या तो उस डायरेक्शन में ले आओ या तो उसके वर्टिकल में ले आओ, यानी कि 90 डिग्री पे ले आओ। जैसे ये mg है तो इसका कंपोनेंट एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, ये थीटा, ये 90, तो ये 90, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। सिखाया मैंने कई बार। इस तरफ हो जाएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। ये जनाब कैंसिल हो गए, ठीक। अब आ जाओ एक एक फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। चलो मान लो अगर r से कैलकुलेट किया जाए वर्क डन थ्रू r, पहला केस, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, फोर्स कितना है भाई r, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s, और cos थीटा का मतलब cos 90। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहा, r ऐसे है भाई, इसको सही से बना दो जरा, देखो एंगल 90 है ना, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, किसके थ्रू, रिएक्शन फोर्स के थ्रू। किसके थ्रू, दूसरा चलो कोई और ले लेते हैं, चलो इस मास के थ्रू लेते हैं, इस वेट के थ्रू, इसके थ्रू। तो यहाँ पर वर्क डन लेते हैं, इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फोर्स S cos थीटा, फोर्स कितना है, mg cos थीटा, 2 जगह cos थीटा देके कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा फोर्स की वैल्यू है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या होगा भाई, cos थीटा। थीटा कितना होगा, इसको फोर्स लिया है हमने, थीटा कितना होगा
90 भाई, डिस्प्लेसमेंट ये रहा और ये इसे दिख रहा है कि नहीं, ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट है और ये रहा फोर्स, 90 तो है एंगल, तो यहाँ पर कितना हो गया 90, फिर से 0, इसके थ्रू कितना हो गया 0। चलो तीसरा लेते हैं, इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फोर्स S कॉस थीटा mg साइन थीटा, ये पूरा फोर्स की वैल्यू है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस कितना होगा बताओ 0, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो यहाँ से देखो ये तो 0 वैल्यू 0 नहीं होने वाली, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आप वैल्यू रखेंगे इससे कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। चौथा देखो वर्क डन, फोर्स S कॉस थीटा, बताओ कौन सा फोर्स है चौथा Fs, ये हो गया Fs इसकी जगह इनटू डिस्प्लेसमेंट S इनटू कॉस, बताओ ताहा एंगल कितना होगा 90, कितना होगा 180। सब दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, खोए रहो इधर उधर, मैं क्या करूं, है ना, मेरे साथ चल ही नहीं रहो, तुम कहीं पीछे चल रहे हो अपना, खोए रहो। अरे Fs उधर जा रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, एंगल 180 हो गया, तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये पोजीशन यहाँ पर है M, ठीक है, और इस पोजीशन से वो चल करके वो आगे आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये है 2 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। एंगल यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 है, m की वैल्यू है 100 kg। तो इस पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है चारों फोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? तो देखो ये और ये तो इन दोनों के थ्रू हमेशा 0 होगा, यानी इसके थ्रू और इसके थ्रू। अब आप इसके थ्रू और इसके थ्रू कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो ना? कैसे करोगे? चलिए नोट करिए और सॉल्व करके दिखाइए मुझे ज़रा।